50% ऑफ द सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा एजेंडा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक चीजें डिस्कस कर चुके हैं और डेटा प्रेजेंटेशन जो है वो साथ साथ हम लोग सीख रहे हैं। सो आज हम इंशाल्लाह डेटा वैलिडेशन और डेट और टाइम और फॉर्मेटिंग जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो डेटा वैलिडेशन से पहले हम लोग जो है ना वो डेट और टाइम को स्टडी करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो हम लोग डेटा वैलिडेशन की तरफ जाएंगे और अगर टाइम बच गया तो हम लोग शेप्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो व्हाट इफ एनालिसिस और टेबल्स और उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं चाहता हूँ कि हम अगले सेशन में डिस्कस करें, बिल्कुल फ्रेश एज अ स्टार्ट ऑफ द सेशन। तो होपफुली हम लोग अपने स्केड्यूल के साथ मैच कर रहे होंगे अगले सेशन के अंदर, और जो उससे अगला सेशन है फिर वो हमारा इंशाल्लाह लास्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम लोग स्लाइसर्स और डैशबोर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसी तरह ग्राफ्स और चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो हिना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आबिद साहब भी हैं। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं पिछले सेशन से रिलेटेड, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हो या प्रैक्टिस की हो, तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज, तो आई लाइक टू टेक दैट फर्स्ट। सो आप लोगों को आई थिंक मैंने म्यूट किया हुआ है, आप लोग जो है ना वो चैट के अंदर अपने क्वेश्चंस हैं वो प्लीज शेयर कर दें, और अगर नहीं है तो भी प्लीज बता दें कि कोई क्वेश्चंस नहीं है ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। ओके। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है आप लोगों के लिए। सो इट इज वेरी स्ट्रेंज कि किसी का यूजुअली कोई क्वेश्चन नहीं होता, जैसे मुझे अपेरेंटली ये लगता है कि यूजुअली कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा होता सेशन के बाद। सो इस वक्त तो आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा, लेकिन बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग जाके एटलीस्ट एक दफा एक एक चीज को प्रैक्टिस तो करें, ज्यादा दफा ना करें लेकिन एक दफा उसको प्रैक्टिस करें ताकि वो आपके जेहन में रह जाए। एनीवेज, सो आज हमने बात करनी है जी डेट एंड टाइम, ठीक है। नहीं जी, सो डेट और टाइम को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सेल जो है वो, उसके लिए डेट क्या चीज है और वो डेट को किस तरह से इंटरप्रेट करता है। सो अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी कि एक्सेल डेट को किस तरह से इंटरप्रेट करता है और उसके ऊपर, तो हमारे लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म करना डेट के ऊपर जो वो बड़ी आसान हो जाएंगी। और सो एक्सेल जो है वो बेसिकली, और सो आज जो है ना वो, सो हम लिखते हैं बेसिकली 1 जनवरी 1900, ठीक है जी। और इसका फॉर्मेट में जाकर चेंज कर देता हूँ, डेट की बजाय जनवरी, तो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है जी। इस तरह अगर मैंने 1 लिखा है और उसका फॉर्मेट चेंज करके मैंने डेट कर दिया है, तो मेरे पास 1 जनवरी 1900 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा इसी तरह अगर हम आज की डेट देखते हैं और इसका फॉर्मेट जनरल करते हैं, या इधर से हम लिंक लगाते हैं, और ये बेसिकली लिंक्स लगे हुए हैं और इनका फॉर्मेट जो है वही डेट्स हैं सेम, बट हम इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करके देखते हैं, तो आज के ऊपर नंबर आ रहा है 44570 और 1 जनवरी 1900 के ऊपर नंबर आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि एक्सेल जो है वो डेट को नंबर ऑफ डेज के अंदर काउंट करता है, एंड नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1900। सो 9 जनवरी 2022 का मतलब यह है कि उसको 44,570 डेज गुजर चुके हैं किसको, 1 जनवरी 1900। सो दिस इज व्हाट
डेट इज फॉर एक्सेल। सो बाकी जो है वो सारी की सारी डेट की फॉर्मेटिंग है। सो ये भी वही डेट है। तो इसका फॉर्मेट चेंज करके हम लेट से लॉन्ग डेट करते हैं। सो ये देखें सो ये लॉन्ग डेट हो गई है, ये शॉर्ट डेट हो गई है, ये भी वही डेट है, उसी पे लिंक लगा हुआ है, बट दिस इज अ नंबर। सो डेट असल में जो है वो नंबर ऑफ डेज है फॉर एक्सेल। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। सो अब हम आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। सो अच्छा, दूसरा ये है कि समटाइम्स आपके साथ ये होता है कि आप डेट लेकर आते हैं और वो मंथ और डेट को आगे पीछे कर देता है, और आपने डाटा एक्सपोर्ट किया सिस्टम से, या किसी ने आपको कोई डेटा भेजा है, तो वो एक्सेल के अंदर जो है ना वो आपको सही तरह से नजर नहीं आ रहा। सो उसकी रीजन ये होती है बेसिकली, एक्सेल जो आपको यहाँ पे डेट का फॉर्मेट फैच कर रहा है, जो आपकी विंडोज का फॉर्मेट आ रहा है, ये बेसिकली जो मैंने इस वक्त डिफाइन किया हुआ है अपने पास, डेट मंथ और ईयर, ये आप यहाँ से जाके जस्ट डेट एंड टाइम, मेरे पास विंडोज 11 है। सो आपके पास भी जो भी विंडोज होगी उसके अंदर ये फीचर होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं जाके अपने फॉर्मेट को, और एडिशनल क्लॉक्स, एडिशनल सेटिंग्स, सो लैंग्वेज एंड रीजन में गया और डेट टाइम के फॉर्मेट्स की तरफ आया। ये आ गया जी, डेट एंड टाइम फॉर्मेट, और ये मेरे पास शॉर्ट डेट के फॉर्मेट्स आ रहे हैं, ये मेरे पास लॉन्ग के आ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है वो डेट की, जो जब भी मैं डेट लिखूंगा तो वो उसको इस फॉर्मेट के ऊपर प्रेजेंट करेगा जो कि मेरी विंडोज का है। तो मेरे पास डेट मंथ और ईयर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने विंडोज का फॉर्मेट भी ये डिफाइन किया था। सो अगर आपको अगर आपको अपने फॉर्मेट्स को कंसिस्टेंट रखना है उस शीट के साथ, तो एक तो ये हो सकता है कि आप, अच्छा, आप जब डेटा डेटा एंट्री कर रहे हैं, सो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको मंथ डेट और ईयर लिखना पड़ता है, तो वो बड़ा एक डिस्कम्फर्ट होता है और बड़ा इनकन्वीनियंट होता है। तो आप अपना फॉर्मेट जो है विंडोज का वो चेंज करके फिर उसको यूज कर सकते हैं, और एक्सेल के अंदर भी जो आपको फिर नजर आएगा वो भी वही नजर आएगा जो कि वहां पे है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अच्छा जी, इसके अलावा सो अतर ने हमें अभी ज्वाइन किया है। अतर, हम डिस्कस कर रहे थे डेट एंड टाइम को। एक्सेल के लिए डेट जो है वो एक नंबर है, 1 जनवरी 1900 को वो नंबर 1 कहता है। इसका फॉर्मेट मैं चेंज करके कर रहा हूँ जनरल, ठीक है, सदा या नंबर कर रहा हूँ। सो 1 जनवरी 1900 उसके लिए 1 है, और आज की जो डेट है दैट इज 44570, जिसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 1900 को आज 44,570 डेज 70th डे है आज। ठीक है जी। दिस इज व्हाट डेट एंड टाइम इज फॉर, दिस इज व्हाट डेट इज फॉर एक्सेल। अच्छा जी, उसके अलावा अब हम फर्दर चीजें डिस्कस करने लगे हैं। मैंने इसके अंदर से डे, मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है डे का, ठीक है जी, और मेरे पास फॉर्मूला है मंथ का, और मेरे पास फॉर्मूला है ईयर का। तो इस तरह से मैं डेट, मंथ और ईयर को इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जी, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। वह अभी भी तुम्हारी इतनी आवाज आ रही है।
नहीं जी, सॉरी। अच्छा जी, सो एक्सट्रैक्टिंग जी, जी वालेकुम अस्सलाम जैन। अच्छा जी, सो हम बेसिकली डेट, डे, मंथ और ईयर इस तरह से अलग कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसी तरह हमने अगर इसको दोबारा डेट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला आपके पास डेट, इसके अंदर आप कहेंगे ईयर, मंथ और डे, तो आपके पास ये दोबारा डेट बन गई। सो ऑब्वियसली आप टाइप तो कर ही सकते हैं, बट अगर आपके पास ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है तो आपने उसको किस तरह से उस सारे डेटा के ऊपर आपने अलग अलग करनी है चीजें। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स और यूज केसेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं? ओके, सो एक एक केस में आपको बता देता हूँ। समटाइम्स आपके पास डेटा आता है टेक्स्ट के अंदर, आपके पास डेट आएगी 01/01/22 और इसी तरह आपके पास डेट आएगी 01/01/09/01। आपके पास समटाइम्स सिस्टम से डेटा एक्सपोर्ट होता है और इस फॉर्म के ऊपर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसका तो ये हल है कि आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और अगर ये फॉर्मेट कंसिस्टेंट है आपकी विंडोज के फॉर्मेट के साथ, अगर ये फॉर्मेट कंसिस्टेंट है आपकी विंडोज के फॉर्मेट के साथ, तो आप इसको डेटा में जाएं, टेक्स्ट टू कॉलम करें, डिलिमिटेड के ऑप्शन को रहने दें, नेक्स्ट एंड फिनिश करें, तो आपकी डेट जो है वो ये जो टेक्स्ट था वो डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इधर से जाएं और इसको कहेंगे कन्वर्ट XX to 1900 या 20XX। बेसिकली वो कह रहा है 1900 या 2000 कौन सा ईयर जो है वो आपका चल रहा है। तो अगर मैं ये करूंगा तो ये तब भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रोज होती हैं तो एक्सेल जो है ना वो स्लो हो जाता है और बाजू का स्टक हो जाता है, जबकि टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर ये काम नहीं होता। ये देखें, ये इसने थोड़ा सा वेट लिया और फिर कन्वर्ट किया, जबकि टेक्स्ट टू कॉलम में आपके पास कोई वेट नहीं करना पड़ता, उसको फौरन से हो जाता। सो इफ यू हैव लाइक 1000 और 50,000 40,000 रोज ऑफ डेटा, तो आप जब उसको इस फीचर से कन्वर्ट करते हैं जो एक्सेल ने ये वाला दिया हुआ है, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है और एक्सेल जो है ना वो प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और स्टक हो जाता है। जबकि टेक्स्ट टू कॉलम के फंक्शन से तो बेसिकली वो करता ये है कि वो इसको कॉलम्स के अंदर जब कन्वर्ट करता है तो इस पहले को डेट में फेंक देता है और आगे कोई वैल्यूज नहीं है, तो इस वजह से वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो आगे वाली वैल्यूज को ब्लैंक ले आता है। अच्छा, दूसरा जो यूज केस आ सकता है वो आ सकता है कि वो आपके पास डेटा आया लेट से मंथ, सो लेट से जनवरी 9/22, ये आपके पास डेटा आ गया। ठीक है जी, एंड जनवरी 10/22, जनवरी 11/22, 12/22 और 13/22। अच्छा, अब जो एक चीज बड़ी कंफ्यूजिंग है वो ये हो सकता है कि ये हो सकता है ये 1 सितंबर हो, ये 1 अक्टूबर हो, ये 1 नवंबर हो, ये 1 दिसंबर हो, और इट कैन ऑल्सो बी 9th जनवरी, 10th जनवरी, 11th जनवरी, 12th जनवरी। सो आपको अपना जब ओवरऑल डेटा को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो सेंटर वाला डिजिट है ये 13 पे जा रहा है, जो कि अगर ये मंथ होता तो ये 12 से ज्यादा ना हो सकता। सो ये आइडेंटिफिकेशन है इस चीज की कि ये वाला जो कॉलम है, ये सेंटर वाला जो पार्ट आ रहा है इसका डेट का, ये डेट है, और जो पहले वाला है वो मंथ है। अच्छा, इसको अगर अब हम टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं, तो इसको अगर हम लेट से डेट करते हैं, तो ये देखें ये उसने इनको डेट में कन्वर्ट कर दिया और इसको डेट में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि उसके लिए डेट ही नहीं है। ठीक है जी, और इनको भी वो दिसंबर ही, नवंबर अक्टूबर, सॉरी सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर समझ रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम का फॉर्मेट जो है वो मंथ डेट
डेट मंथ एंड ईयर है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। सो लेट से मैं कहता हूँ जनाब लेफ्ट से मैंने 2 डिजिट्स उठाई, हमने पिछली दफा सीखे थे। मिड से मैंने, सो मुझे डेट चाहिए जो कि मेरे मिड में आ रही है। सो मिड से चौथा कैरेक्टर है 1 2 3 4, ठीक है जी, और मुझे फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टर चाहिए। सो मैं कहता हूँ मिड, स्टार्ट नंबर करो 4 से और 2 कैरेक्टर्स दो, ठीक है जी, 09 आ गया, ये मेरी आ गई डेट, मंथ और ईयर। मंथ जो है वो मेरा लेफ्ट साइड पे पड़ा था, लेफ्ट से मैंने 2 डिजिट्स उठा लिया। अच्छा, ये याद रहे कि ये लेफ्ट राइट के फॉर्मूले तब लगेंगे अगर ये टेक्स्ट है। अगर ये सेल्फ डेट है तो फिर तो ये लेफ्ट राइट के फॉर्मूले में वो आपको नंबर लाना शुरू कर देगा। जैसे ये है और इस पे मैं ये मिड का लगाता हूँ, तो ये 05 आ गया। वो 05 क्यों आया? बेसिकली 05 इज इस नंबर का 05 लेकर आया, ठीक है जी। सो मिड से उसने चौथा पांचवा उठा लिया, और अगर इसी इसी के ऊपर मैं लेफ्ट लगाऊंगा तो वो ये मुझे 44 ला के दे रहा है लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर्स। सो बेसिकली जो ये एक प्रेजेंटेशन है सिर्फ, असल में पीछे 44805 ही नंबर चल रहा है, जो डेट का नंबर। तो ये आपको याद रहे कि ये आप सिर्फ लेफ्ट राइट के फॉर्मूले तब लगा सकते हैं अगर ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपके पास टॉप लेफ्ट के ऊपर छोटा सा ग्रीन ये ट्रायंगल बनी हुई है, और साथ ही आपको ये एरर की आइडेंटिफिकेशन बेसिकली दे रहा है, और वो बेसिकली पूछ आपसे ये रहा है कि इसको फिगर को करेक्ट करना है या नहीं करना। एनीवेज, इसी तरह हम ईयर उठाएंगे जो कि राइट साइड से हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और अब हम यहाँ पे अपनी डेट बना सकते हैं, ईयर मंथ एंड डेट। इसका फॉर्मेट पेस्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, सो अभी हमने जो 22 ये लिया उसने उसको 1922 कर दिया, ठीक है जी। सो आप इसके क्या कर सकते हैं कि या तो इस फॉर्मूला के अंदर आप इसके साथ स्टिच कर लें। सो मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ 20 को इसके साथ, तो एक तरीका इसके अंदर है और दूसरा तरीका जो है वो इसके अंदर है कि आप यहाँ पे जब ये ईयर उठाते हैं तो तब आप कनकैट करके उठाएं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। नहीं जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। ओके जी। सो हम इस तरह से डेट को दोबारा स्टिच कर सकते हैं। जो चीज हमने सीखी इसमें उसको वो 19 की सीरीज में उठाना शुरू कर देता है। सो हम इसकी सेंचुरी को चेंज करने के लिए यहाँ पे कंकैटिनेट करते हैं, और कंकैटिनेट जो है वो 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। अब हमारे पास ये
ठीक हो गया। ठीक है जी, एक तरीका ये है। ठीक है जी। अच्छा, सो ये मैंने लेफ्ट मिड राइट से उठाई। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मेरे पास ये कंसिस्टेंट चल रहे हैं नंबर्स, तो मैं डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम्स करूंगा, और डीलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ मेरे पास दो ऑप्शन हैं। सो मैं इस टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहता हूँ। डीलिमिटेड वाली ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास आपको एक करेक्टर बताते हैं, जिस करेक्टर की बेस पे वो आपके डेटा को स्प्लिट करता है। जैसे हमारे केस में हमारे पास यहाँ पे डैश आ रही है। और फिक्स्ड विड्थ की केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कट्स लगाएंगे। आप कहेंगे ये मेरा कट है एक, और एक ये मेरा कट है। ये जहां पे ये एरोज आ रहे हैं, इन इस डेटा को आप तोड़ के अलग अलग फेंक दें। सो हम ये देखते हैं कि ये फिक्स विड्थ के केस में क्या होता है। तो देखें, जहां जहां पे हमने कट लगाए थे वहां वहां से उसने डाटा को अलग अलग कर दिया। कंट्रोल ही करता हूँ और दोबारा टेक्स्ट टू कॉलम में जाता हूँ, और मैं डीलिमिटेड के ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। और कुछ करेक्टर्स हैं जो उसने मुझे पहले से बताए हुए, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस। सो वो मेरा कैरेक्टर जो डैश ऊपर फॉल नहीं करता। नीचे आपके पास प्रीव्यू आ रहा है कि डैश की बेसिस पे आप डाटा को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। सो मैंने इस तरह से डाटा को स्प्लिट कर लिया है, और मेरे पास 19 एंड 22 आ गया। सो अब इसके ऊपर जो है वो मैं फॉर्मूला दोबारा भी लगा सकता हूँ। ओके, सो प्रॉब्लम ये हुई है कि जो ये वाला डेटा है, इसके अंदर मंथ जो है वो सेंटर में पड़ा हुआ था, और हमने अपने फॉर्मूला के अंदर जो है ना वो, सॉरी, डेट जो है वो सेंटर में पड़ी हुई थी। सो अब हमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। हमें फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, डेट में ईयर ये है, मंथ जो है वो लेफ्ट पे है, और डेट जो है वो मिड में है। अब हमारे पास सही रिजल्ट आएंगे। सो 2022 का अभी भी इशू वही है, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है असल में उसमें करेक्टर ही 22 तक है। सो इस तरह से आप डेट को स्प्लिट करके, स्टिच करके दोबारा से डेट बना सकते हैं, और उसको डेटा को करेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं दो डेट्स के दरमियान आपने गैप कैलकुलेट करना है, तो आपने वो कैसे करना है। सो दैट इज वेरी सिंपल, दिस माइनस। छोटी सी डेट्स के साथ हम कंपेयर करते हैं। लेट से मैं कहता हूँ 7 जनवरी 2022 और 9 जनवरी 2022। नहीं जी, सो 9 जनवरी और 7 जनवरी का मैं डिफरेंस लेता हूँ, सो ये आएगा 2। अच्छा, अब जब मैं ये डिफरेंस ले रहा हूँ, सो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी 7 जनवरी जो है वो उस डिफरेंस में मैंने इंक्लूसिव रखनी है या नहीं रखनी। बाय डिफॉल्ट वो बेसिकली कहता है कि 9 में से 7 जो है वो 7 का एंड मैंने माइनस किया, तो पीछे आपके पास 8 और 9 जनवरी बचनी चाहिए। बट अगर मैं कहता हूं कि मैंने 7 जनवरी को इंक्लूसिव रखना है, तो फिर मुझे इसमें एक +1 भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज हैं डेट के, जो हमें पता होने चाहिए। लेट्स चेक कि हमने पहले वो पढ़े हुए या नहीं पढ़े हुए। नहीं जी, पहले हमने वो नहीं पढ़े हुए। सो अच्छा जी, और जो फॉर्मूलाज हैं उसमें हमारे पास है जनाब, एंड ऑफ मंथ, लेफ्ट राइट हमने पढ़े, और वो भी हम इसके साथ ही लिख लेते हैं, लेफ्ट मिड राइट। अच्छा, लेफ्ट मिड राइट की तरह ना इसी तरह कुछ फॉर्मूलाज हैं। लेट से मैंने लिखा हमाद, एंड लिखता हूं मैं लेट से एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स, और मैं लिखता हूँ कुलदीप। ठीक है जी। सो अपर, इसने सारे अपर कैप्स कर दिए, और यहाँ पे मैं करता हूँ, ये अपर कर देते हैं इन सबको, और
यहाँ पे हम करते हैं प्रॉपर और यहाँ पे हम करते हैं लोअर। सो ये तीन फॉर्मूलाज हैं। सो देखिए प्रॉपर के केस में उसने सबको प्रॉपर नाउन्स कंसीडर किया है, ई टी और सी उसने कैप कर दिया। इसी तरह सो इसी केस में भी उसने उसको प्रॉपर कर दिया, इसी केस में भी पहले हर वर्ड के पहले अल्फाबेट को उसने कैपिटलाइज कर दिया, और लोअर के केस में उसने सारे के सारे कैरेक्टर्स को लोअर कर दिया। आप यानी कि इसके ऊपर भी लोअर लगा सकते हैं और इसके ऊपर भी प्रॉपर लगा सकते हैं। ठीक है जी, अपर लोअर। एक चीज इसमें नहीं है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि मेरे सेंटेंस के सिर्फ और सिर्फ पहला अल्फा, पूरे सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर है सिर्फ वो कैपिटलाइज हो, बाकी वाले ना हो। यानी कि उसका रिजल्ट इस तरह से होता है, एक्सेल ट्रेनिंग सिर्फ पूरे सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज हुआ। सो अभी तक जो है ना वो नहीं आया हुआ यहाँ पे। सो उसको करने का तरीका ये, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है और आप उसके सेंटेंस केस बनाना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे बेसिकली ये कि लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर उठाएंगे, ठीक है जी, और इसको लगा देंगे अपर। ठीक है जी, ये आपका ई कैपिटलाइज हो गया। इसी तरह आप उठाएंगे बाकी सारे के सारे जो हैं वो राइट साइड से उठाएंगे, और राइट और इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जानने के लिए हमने लेंथ का फॉर्मूला सीखा था। इसकी टोटल लेंथ में से एक माइनस कर देंगे क्योंकि हम ई निकाल चुके हैं, तो ये बाकी वाले आ गए। अब हमने इनको सिंपली कंकैटिनेट कर लेना है, दिस एंड दिस। ठीक है जी। सो आप इसको इस तरह से कॉपी करके भी इसका पार्ट बना सकते हैं, और यहाँ अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो मैं कहता हूँ कंकैटिनेट अपर लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर और राइट साइड से लेट से मैं लोअर ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और कैरेक्टर्स भी बड़े छोटे हो सकते हैं। सो लोअर ऑफ राइट इस डेटा का, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो लेंथ D14 की -1, क्योंकि एक कैरेक्टर आपकी ई ऑलरेडी आ चुका है। सो आपको चाहे तो इकट्ठा फॉर्मूला लिख लें, और चाहे तो इस तरह से अलहदा लिख के इनको बाद में कॉपी पेस्ट करके जोड़ लें। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये हमने पिछली दफा भी सीखा था कि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को इकट्ठा कैसे करना है। सो हम उसको तोड़ लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और उसके बाद रिप्लेस कर देते हैं। मैं E17 को E17 के अंदर जो फॉर्मूला लिखा है उससे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी भी वही रिजल्ट आ रहा है जो मैंने यहाँ पे खुद लिख के बनाया था। ठीक है जी, अच्छा जी। तो हमने सेंटेंस केस को किस तरह से कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, अब हम कुछ फॉर्मूला की तरफ आते हैं। तो एक दो फॉर्मूले हमने सीखने हैं, एंड ऑफ मंथ और ई डेट। फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं डेट टाइम के ऊपर, अभी हम दो डिस्कस कर रहे हैं। सो मुझे चाहिए जनवरी का मंथ एंड। यदि लेट से इसको मैं कह देता हूँ 1 फरवरी 2021 है। सो एंड ऑफ मंथ EOM से स्टार्ट होता है फॉर्मूला, EO एंड ऑफ मंथ, और मैंने इसको स्टार्ट डेट बताई ये, और लेट से मैं मंथ अभी इसको बताता हूँ 0, तो मुझे इसने 31 जनवरी 2022 दे दी। ठीक है जी। सो इस मंथ के एंड ये है, ये फॉर्मूला मैं इस पे लगाता हूँ तो 28 फरवरी 21 आ गया। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है एंड ऑफ मंथ का। इस तरह एक फॉर्मूला ई डेट का। अच्छा, ई डेट जो है वो क्या करती है, ई डेट स्टार्ट और मंथ मैंने लेट से 0 लिया, तो इसने मुझे दोबारा 1 फरवरी 2021 दे दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे भी 9 जनवरी 22 दे दिया, बट मैं 0 को जब 1 करता हूँ तो मेरे पास 9 फरवरी जनवरी की बजाय 9 फरवरी आ गई है। ठीक है जी,
और अगर मैं इसको 2 करता हूं तो मेरे पास 9 मार्च आ गया। सो बेसिकली मेरी डेट वही रहती है, ई डेट के अंदर मेरा मंथ जो है वो जो भी मैं इंटरवल बता रहा हूँ उसे चेंज होता जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह इसके केस में अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 28 अगले महीने का मंथ एंड आ गया। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं ये सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ नहीं जाते, ये बैकवर्ड्स भी मूव करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे -1 करता हूँ तो मेरे पास 31 दिसंबर आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे -2 करता हूँ तो मेरे पास 9 नवंबर आ गया, जनवरी से पीछे जाके। जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, यहाँ तक सबको ओके है जी? कोई क्वेश्चन है प्लीज बताएं। जी जैन, हिना एंड अदर, प्लीज बताएं कोई क्वेश्चंस हैं तो। चैट बॉक्स में प्लीज कंफर्म कर दें कोई क्वेश्चंस हैं अगर अभी तक तो। ओके जी, थैंक यू। सो और हम देख लेते हैं कि डेट के हमारे पास और कौन से फॉर्मूलाज हैं। सो हमने डेट भी देख लिया, डे और ई डेट, एंड ऑफ मंथ। ठीक है जी। इसी तरह मंथ भी हमने देख लिया, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज विद इंटरवल ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके, सो वीक डे, टुडे, ये भी हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह एक नाउ का फॉर्मूला है वो भी हम डिस्कस करते हैं, वीक नंबर भी करेंगे और ईयर भी हमने कर लिया और ईयर फ्रैक्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सो ये वाले फॉर्मूला जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सारे। सो इनको हम लिख लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सो हमने डिस्कस करना है वीक नंबर, और ईयर फ्रैक्शन, वीक डे with interval and without interval, network days, today and now. नहीं जी, सो टुडे का फॉर्मूला जो है वो हमें देता है आज की डेट, और नाउ का फॉर्मूला जो है वो हमें देता है अभी का टाइम। और आपने इनको ब्रैकेट्स के साथ कुछ भी डाले बगैर आपने इसको डेटा को देना होता है। ठीक है जी। सो आपने खाली ब्रैकेट्स इस तरह से क्लोज कर देनी है ब्लैंक, तो आपको आज की डेट मिल जाएगी, इसी तरह आपको अभी का टाइम मिल जाएगा। सो अगेन ये नंबर्स हैं और आपने इनको, इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो फॉर्मेट जो है वो चेंज होता है, तो आपको ये डेट के पैटर्न के ऊपर नजर आते हैं। अच्छा जी, ईयर फ्रैक्शन। सो लेट्स से मेरी मैं एज कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी की, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1990, एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ है लेट्स से, और एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ है लेट्स से 13/9/1981। ठीक है। ओके,
सो डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑब्वियसली वो आज तक उसकी क्या एज हो चुकी हुई है, तो टुडे हम यहाँ पे ले आते हैं। तो इसी के अंदर जो है ना वो हम अभी टाइम भी सीखेंगे क्योंकि हम 2 डेट्स का डिफरेंस ले रहे हैं। सो एक तो तरीका ये है कि मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, मेरे पास ये नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं, मैं इसको डिवाइड करूं 365 से, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास इसकी एज बंदे की 31 ईयर्स हो गई है। ठीक है जी, और इसकी एज जो है वो 40 ईयर्स हो गई है। तो दूसरा तरीका ये है कि एक्सेल ने खुद एक फॉर्मूला दिया हुआ है ईयर फ्रैक्शन का, तो वो कहता है मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट बताओ, और बेसिस जो है वो कहता है कि जनाब आपने 30/360 डेज लेने हैं, एक्चुअल ओवर 360 से डिवाइड करना है, 365 से करना है, यूरोपियन स्टाइल में लेना है एक्चुअल ओवर एक्चुअल। सो आई विल गो विद एक्चुअल ओवर एक्चुअल। सो ये मेरे पास एज आ गई, एक इस बंदे की एज आ गई मेरे पास 31.41 ईयर्स और इसकी आ गई 40.32 ईयर्स। अच्छा, तो ये जो ऊपर फ्रैक्शन आ रही है 0.41 एंड 0.32, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है। अच्छा, इन नंबर ऑफ डेज को अलग करने का तरीका ये है कि आप इस फिगर को करें राउंड, या इस दिस माइनस राउंड ऑफ दिस, और नंबर ऑफ विजिट्स 0 लें जी। तो ये मेरे पास 0.41 और 0.32 अलग अलग हो गए। ठीक है जी। अच्छा, सो 31 ईयर्स कंप्लीट है और उसके बाद 0.41 ईयर्स है। तो 0.41 ईयर्स का मतलब ये है कि इस 0.41 ईयर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 365 से, तो 150 डेज आ जाते हैं और 118 डेज आ जाते हैं। अगर इसको मैं 365 की बजाय 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.9 मंथ्स आ जाते हैं एंड 3.8 मंथ्स आ जाते हैं। सो बेसिकली अब हम सीख रहे हैं कि एक्सेल डेट और टाइम को किस तरह से लेके चल रहा है, ये हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ये मेरे पास आ गए, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ईयर्स। सो ये ईयर्स आ गए। ठीक है जी, और आपने इस चीज का ध्यान रखना कि ये राउंड डाउन होने चाहिए, राउंड अप नहीं होने चाहिए। सो हम लेट्स राउंड डाउन का फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। सो राउंड के भी हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, राउंड अप, राउंड डाउन एंड सिंपल राउंड। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मेरे पास ईयर्स में 31 एंड 40 आ गया, मैंने राउंड डाउन का फॉर्मूला यूज करके नीचे की तरफ निकाल लिया। अच्छा जी, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास ये आ गया, और इस डिफरेंस को, तो ये ईयर की फ्रैक्शन आ गई, इस ईयर की फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स आ गए। ठीक है जी, और दोबारा हम राउंड डाउन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे मंथ्स आ गए। अच्छा जी, अभी तो 0.94 आ रहे हैं, ये बेसिकली ऊपर नंबर ऑफ डेज हैं, दिस माइनस दिस करूंगा तो ये मेरे पास 0.94 मंथ्स हैं, जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट से हम अज्यूम करते हैं 365 डिवाइड बाय 12, 30.4 है, इसको हम 30.5 अज्यूम कर लेते हैं। दिस इंटू 30 कर लें या 30.5 कर लें, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ गए हैं। इसको हम दोबारा राउंड डाउन करते हैं तो ये हमारे पास डेज आ गए हैं, और ये डे की फ्रैक्शन है जो कि बेसिकली नंबर ऑफ आवर्स है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अब मजीद बारीकी की तरफ हम जा रहे हैं। सो ये डे की 0.79 डेज जो हैं ये बेसिकली नंबर ऑफ आवर्स हैं, और इसको अगर मैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ
और इसको, सो मेरे पास 19.12 आवर्स आते हैं। इसको दोबारा हम राउंड डाउन करते हैं तो मेरे पास आवर्स आ गए हैं। और 19.1 आवर्स का मतलब है कि ये आगे वाला जो 0.12 है ये 1 घंटे की फ्रैक्शन है, दिस माइनस दिस। और इसको मैं राउंड डाउन करता हूँ। ओके, सो इसको राउंड डाउन हम नहीं कर सकते क्योंकि एज इट इज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अभी 1 घंटे की फ्रैक्शन है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 के साथ। ठीक है जी, सो सॉरी 60 के साथ। ठीक है जी, सो ये बेसिकली 0.12 जो है ना वो आउट ऑफ 100 है। सो मुझे उसको आउट ऑफ 100 को लेके जाना है एज अ मल्टीपल ऑफ 60। तो बेसिकली अब 7 मिनट आ गए हैं और नीचे वाले के अंदर 21 मिनट आ गए मेरे पास। इसको मैं राउंड डाउन करूंगा तो मेरे पास मिनट्स आ गए हैं। और इन तो 0.65 मिनट्स जो हैं वो बेसिकली एक्चुअली सेकंड्स हैं। और 1 मिनट के अंदर फिर 60 सेकंड होते हैं। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई करें 60 से, तो अब आपके 39 सेकंड एंड 36 सेकंड्स आ गए हैं। इसको मैं राउंड डाउन करूंगा तो अब आप फर्दर जो है वो फिर मिली सेकंड्स एंड और नीचे भी जा सकते हैं। सो हम यहाँ पे अपनी ब्रेक लगाएंगे। भाई ये समझ आ गया सबको कि नहीं आया? ये जरा मुश्किल चीज है, समझ आ गई तो प्लीज कंफर्म करना। हेलो जी, समझ आ गई सबको? प्लीज कंफर्म कर दें। ओके, ठीक हो गया। सो इसको मेरा ख्याल है आप एक दफा दोबारा वीडियो के अंदर भी देखिएगा। अगर अभी कहते हैं तो मैं अभी भी रिपीट। हमाद, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल वो था ना, मैथमेटिक्स ट्रिक्स है इसमें ना। इसमें कोई एक्सेल में है कोई फॉर्म में जो डायरेक्ट पहुंच जाए इसकी एज के ऊपर अप टू मिनट्स, मतलब वो कोई ये फॉर्मूला है कोई इसमें? यार मैंने इस तरह से कभी एक्सप्लोर नहीं किया ना, मुझे कभी जरूरत पड़ी है इस तरह से। बट अभी हम चेक कर लेते हैं अगर हमें कुछ मिलता है तो। So, आपका बेसिकली हाँ, मतलब क्वेश्चन ये है बेनिफिट कि वो बेनिफिट तो उसी में है ना, बेनिफिट तो उसी में है। अगर कोई फार्मूला हमें मिल जाए तो क्विकली हम उसको फार्मूला लगाएं और सबकी जो है ना वो कैलकुलेशन उसी टाइम हो जाए। इसमें ज़रा आपको वो डिवाइड मल्टीप्लाई राउंड अप राउंड डाउन, वो ज़रा एक लेंथी प्रोसीजर है। असल में जैन देखिए ये मिनट का फॉर्मूला है, इसने इसके 53 मिनट्स दे दिए आपको। बट प्रॉब्लम ये है, तो बेसिकली उसने 0.41 को 60 से मल्टीप्लाई करके नहीं। तो मसला ये है कि आप जब डिफरेंस लेते हैं तो फिर ही आप यहाँ तक जा सकते हैं ना। अब आप यहाँ तो आप कहें कि मैं इसको नंबर ऑफ मिनट्स निकाल लूँ इस डिफरेंस के 31 ईयर्स की, ये भी देखें ना आप। नहीं मतलब एज का कोई फार्मूला एक्सेल के अंदर, मैं वैसे ही पूछ रहा जी, हूँ, एज मे का बी शायद फॉर्मूला ना देखिए हो। जैन ये है, एज का फॉर्मूला ये है, ईयर फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है ना, इससे आप बस एज यहाँ कैलकुलेट तक है। कर सकते हैं। हाँ, बस आप कहें ना कि 31.41 ईयर्स हैं बस। ये तो मैंने बस आपको, ओके ओके, बस ये आप 31.41 वो तो ईयर्स आगे पे एज हम आप। उसको कर रहे हैं ना, एक्सपेंड कर जी रहे हैं जी, बिल्कुल। आगे तो हम बेसिकली एज को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपैंड नहीं कर रहे। आगे तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक्सेल ने ये जो फ्रैक्शन दी है इसका क्या मतलब है, और दोबारा जो फ्रैक्शन दी है उसका क्या मतलब है। ठीक है, वो तो एक जस्ट वो जी एक्सेल हो जी या कैलकुलेटर हो, वो यही फ्रैक्शन देगा। जी जी, ये चीज आप ऑब्वियसली ये चीज एज के लिए तो नहीं होगी, बट फॉर एग्जांपल कोई बंदा हाँ। अटेंडेंस अटेंडेंस मैनेजमेंट बनाना चाहता है तो वो जो है ना उसको मिनट्स तक जाना पड़ता है एक्सेल के अंदर। अगर कोई हम्म अटेंडेंस मैनेजमेंट बनाना चाहता है अपनी, तो उसको मिनट्स तक जाना हम्म पड़ेगा। तो उसको इस तरह के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। और
उसको फ्रैक्शंस का भी पता होना चाहिए कि मिनट घंटे में कितने मिनट्स हैं, मिनट में कितने सेकंड हैं, दिन में कितने घंटे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ओके ओके। दो तरीके हैं एज कैलकुलेट करने के। एक मैं कहूँ कि दिस माइनस दिस, ये मेरे पास आ जाए और इसको मैं डिवाइड कर दूं 365 से, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। 0.43 आ गया यहाँ पे, 0.41 आ रहा है। ये एक्यूरेट क्यों नहीं है? ये एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि मैंने हर साल अलग वो लीप 5 से ईयर आ गया ना डिवाइड कर बीच में। दिया। जी, मैंने हर साल को 365 से डिवाइड कर दिया है। जब मैं ईयर फ्रैक्शन लेता हूँ और बेसिस चूज करता हूँ एक्चुअल बाय एक्चुअल वाली, तो वो जहां पे 366 दिन आ रहे हैं ना लीप ईयर के, वो वहां पे 366 ही डालेगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल ठीक। 3.41 दे रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सो ये बेसिकली एज ठीक। कैलकुलेट करने का ये तरीका है। आप इसको कहें कि मैंने राउंड नंबर्स में देखनी है, तो आप इसको राउंड कर लें, ठीक है जी। या अगर आपको मंथ्स तक ठीक। जाना तो आप मंथ्स तक चले जाएं। इसकी जो प्रेजेंटेशन हो सकती है ना फर्दर, वही हो सकती है कि ठीक है। वंस यू हैव डन दिस, आप इसको कहें जनाब कनकैटिनेट। एक तो तरीका ये है कि मैं इनको हाइड कर दूं, इनको मैं हाइड कर दूं, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास 31 ईयर 4 मंथ 28 डेज आ गए, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि मैं कहूं कनकैटिनेट। अब मैं कहता हूं 31 लिया और ईयर्स के बाद स्पेस 4 मंथ्स, और फिर इसी तरह डेज, नहीं। सो आप इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 31 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 28 डेज। दोबारा दोबारा कीजिए। ये जहर मैंने इनको कंकैटिनेट किया है, मैंने यहाँ से नंबर्स उठाए हैं और ईयर मंथ और डेज का जो की जो टर्म है, ये आपने मंथ्स और डेज, अच्छा जी अच्छा वो आपने, ठीक होगा ओके। ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डिफरेंट मौकों के ऊपर आपके पास काम आ सकता है। जैसे हमने अपनी कंपनी में लोन की कंप्लायंस चेकलिस्ट बनाई हुई है, सो उसमें हम देख रहे होते हैं कि बंदे का सर्विस पीरियड कितना कंपनी के अंदर हो गया है, उस हिसाब से हम उसको लोन्स देते हैं। तो वहां हाँ वो पर ग्रेजुटी इंगेजमेंट ज्वाइनिंग लीव डेट है, इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सो और बिल्कुल भी मल्टीपल सही है। ड्यूटीज को, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट डेट एंड टाइम फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, सो फॉर्मूला हमारे पास रह गया जी वीक नंबर का और नेटवर्क डेज का। सो वीक नंबर का फॉर्मूला है जनाब, मेरे पास ये डेट है और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साल के अंदर 52 वीक्स हैं और किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 52 वीक्स होंगे, तो वीक नंबर कौन सा होगा उसका। सो मैंने ये डेट लिया, तो ये वीक नंबर 33 है, ठीक है जी। मैं 1 जनवरी 2022 लेता हूँ और इसे, तो ये भी एक वीक होगा, वीक नंबर, ये वीक नंबर 1 आ गया, ठीक है जी। और मैं 7 जनवरी लेता हूँ, तो ये वीक नंबर 2 हो गया। हम कैलेंडर पर जाके देख लेते हैं कि 7 जनवरी, 1 और 2 जनवरी जो है वो एक एक वीक आ रहा है, और 7 और फिर जो 3 जनवरी से ऑनवर्ड जो है वो अगला वीक शुरू हो गया। सो इसको यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। सो 3 जनवरी भी वीक 2 में ही है और 2 जनवरी वीक 1 के अंदर ये नहीं लेकर गया, क्योंकि ये आई थिंक वीक को जो है ना वो स्टार्ट कर रहा होगा, ये वीक को स्टार्ट कर रहा, वीक एंड कर रहा होगा सैटरडे के ऊपर और संडे से स्टार्ट कर रहा होगा एक्सेल जो है, ठीक है। अच्छा जी, सो वीक नंबर, और वो देखें वीक नंबर में रिटर्न टाइप भी आ रही है हमारे पास। सो रिटर्न टाइप जो है ना वो मैं लेता हूँ कि मेरा वीक बिगिन होता है मंडे से, ठीक है। सो ये देखें ये अभी भी यहीं पे जाएगी, और अब जब मैं 3 जनवरी करूंगा तो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है जी। सो मेरे पास वीक नंबर के अंदर रिटर्न टाइप्स भी आ रही है। अच्छा जी, एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, नेटवर्क डेज। सो
नेटवर्क डेज जो है ना वो मुझे बताता है दो मेरी डेट्स के दरमियान कितना गैप आ रहा है, तो वर्किंग डेज कितने आ रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं कि हम यहां से लेते हैं, लेट से मैं कहता हूँ 27 मंडे है, 27 दिसंबर से लेके लेट से हम 4 जनवरी तक लेते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं 27 दिसंबर 2021 और 4 जनवरी 2022, ये हमने दो डेट्स ले ली हैं और मैं इनके अंदर सिंपल डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि इनके दरमियान 8 दिन है, ठीक है जी। मुझे ये चाहिए कि इनके दरमियान वर्किंग डेज कितने हैं, ठीक है जी। मैं अपनी कोई प्लानिंग कर रहा हो सकता हूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा हो सकता हूँ, सो मुझे ये देखना है कि मेरे पास वर्किंग डेज कितने हैं, ठीक है जी। सो मैं क्या जनाब नेटवर्क डेज के ऊपर मैंने उसको बताया जी ये मेरी स्टार्ट डेट है, ये मेरी एंड डेट है, और हॉलीडेज जो है वो यहाँ पे बेसिकली नजर नहीं आ रहा। सो आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी हॉलीडेज एक हैं, दो हैं। तो अभी हम डिफॉल्ट के साथ चलते हैं। सो इसने मुझे दे दिया इनके दरमियान जनाब 7 वर्किंग डेज। तो हम देख लेते हैं मंडे से लेके यहाँ तक। सो वैसे बेसिकली आपके पास मंडे से लेके सैटरडे तक 6 दिन, संडे की छुट्टी निकाली आपने 7 और 8, ठीक है जी। सो उसने 5 वर्किंग डेज दिए फ्राइडे तक और 2 नहीं है मंडे और ट्यूसडे, और उसने हमें रिजल्ट दे दिया 7। वैसे जो है वो मेरा इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो होगा 9 का, ठीक है जी। और सैटरडे संडे आपने निकाल देंगे तो आपके पास वर्किंग डेज आ जाते हैं 7, सिर्फ वर्किंग डेज रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब अच्छा ये जो रिटर्न टाइप है ना ये मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देखने के लिए ऑब्वियसली गूगल भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक जगह पे यूज की भी है। तो लेट्स से हम गूगल कर लेते हैं वीक नेटवर्क डेज रिटर्न टाइप्स। तो बेसिकली वो आप अपना वीकेंड डिफाइन करते हैं कि मेरा वीकेंड जो है वो कौन सा दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, या 2 दिन है या 1 दिन है। सो ये रिटर्न टाइप्स इस तरह की हैं, यूजुअली फॉर्मूला के अंदर उन्होंने बिल्ड की होती है और आपको नजर आ जाती हैं। सो मेरे पास यहाँ पे HLC कंसल्टेंट्स की वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज में डाउनलोड्स में आप जाएं और यहाँ पे ये पड़ा हुआ गैंट चार्ट विद वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडेज। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और भी हम देखते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप्स बताई नहीं है कि नहीं बताई है। इसने नहीं दी। ओके, ऑप्शनल अ लिस्ट ऑफ नॉन वर्क डेज एज डेट्स। ओके, सो कस्टम वीकेंड के पैरामीटर्स इसके अंदर है, इंटरवल वाले के अंदर। तो मैं कहता हूँ दिस, ओके ओके, और ये मेरी स्टार्ट है, ये मेरी स्टार्ट डेट है, ये मेरी एंड डेट है, और ये देखें ये मेरे पास वीकेंड्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वीकेंड्स डिफाइन करूंगा कौन कौन से वीकेंड है। तो लेट से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे 31 जनवरी जो है ना फ्राइडे, 31 दिसंबर 2021 जो है ना ये मेरा हॉलीडे, वो कोई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब मेरा हॉलीडे है इस दिन, लेट से मैं कहता हूँ जनाब कायदे आजम डे। चले हम इस डेट को पीछे ले जाते हैं और 25 दिसंबर लेकर आते हैं यहाँ पे, लेट से ये 23 है और मैं कहता हूँ जनाब 25 दिसंबर को भी पाकिस्तान में छुट्टी होती है और लेट से 31 दिसंबर को भी पाकिस्तान में छुट्टी होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो नेटवर्क डेज में मैंने कहा स्टार्ट एंड, वीकेंड मैंने डिफाइन किया अपना कि
सैटरडे एंड संडे, और ये मैंने हॉलीडेज की लिस्ट बता दी इसको। सो अब वो बेसिकली क्या करेगा कि मैंने स्टार्ट किया था 23 से, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके दरमियान अभी डिफरेंस देखते हैं। तो 13 दिन का फर्क आ रहा है, ठीक है जी। ठीक है जी, 13 दिन का गैप आ रहा है, जबकि जो वर्किंग डेज मैंने कैलकुलेट करवाए हैं वो सिर्फ आ रहे हैं 8। वो कैसे? 23 दिसंबर को हमने शुरू किया जी, 23 दिसंबर को, और 25 दिसंबर की हमने छुट्टी बता दी, और 25 दिसंबर को सैटरडे संडे भी है। ओके, सो 2 दिन ये निकले, और उसके बाद फिर दोबारा फर्स्ट और सेकंड के 2 दिन ये निकले, और एक हमने 31 दिसंबर की छुट्टी भी बताई हुई है उसको, ये जो हमने लिस्ट दी हॉलीडेज की। तो आप चेक करें कि उसने सैटरडे को और इसको जो है वो डबल डुप्लीकेट नहीं किया, एक ही दिन कंसिडर किया दोनों को। टोटल उसने 5 दिन माइनस कर दिए, 2 वीकेंड्स माइनस किए, और एक 31 दिसंबर जो हमने यहाँ पे बताई हुई थी उसको माइनस किया। इसको अगर लेट से मैं डिलीट करता हूँ तो देखिए मेरे पास 9 वर्किंग डेज उसने अपडेट कर दिए। ठीक है जी, यही काम जो है ना वो आप डिफरेंट इसके यूज केसेस हैं। एक यूज केस जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने अगर कोई गैंट चार्ट्स बनाने हैं तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट के भी टेम्पलेट्स पड़े हुए ऑनलाइन गैंट चार्ट्स की। तो गैंट चार्ट बेसिकली क्या करता है, आपके डिफरेंट डेट्स के ऊपर आपके प्रोजेक्ट को पॉपुलेट करके बताता है, हाईलाइट करके, कि आपका प्रोजेक्ट की जो डिफरेंट टास्क हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली जो फॉर्मूला लगाया हुआ है ये एडजस्टेड एंड डेट का, इसके अंदर मैंने यही वर्क डे इंटरवल वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, और इसके अंदर मैंने हॉलीडेज जो हैं वो यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं सारे, कश्मीर डे, ईस्टर, मंडे, ईद उल फितर, एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये भी इसके अंदर से उठवा ली है। और जो मैंने हॉलीडे उसको बताया हुआ है, हॉलीडे बेसिकली मैंने उसको बताया हुआ है वीकेंड और -1। सो इस डेट को मैंने पिक कराया हुआ है, ठीक है, ये जो 1 आ रही है, और ये वीकेंड्स डिफाइन किए हुए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली इस लिस्ट को पॉपुलेट कराया हुआ है। सो आपको अपेरेंटली लगता है कि आप उसको खुद से चूज कर रहे हैं, जबकि असल में पीछे उसके एक नंबर चल रहा है। ठीक है जी। सो माइक्रोसॉफ्ट ने जो गैंट चार्ट्स दिए हुए हैं ना, उनके अंदर वो बेसिकली हॉलीडेज का और जो वीकेंड्स हैं उसको अकोमोडेट नहीं करता। सो ये जो हमने जो गैंट चार्ट बनाया हुआ है, हम वीकेंड को भी और हॉलीडेज को भी अकोमोडेट करते हैं। आप कस्टम जाके अपने हॉलीडेज भी डिफाइन कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से अपना हॉलीडे भी जो है वो, वीकेंड जो है वो उसको चूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेट एंड टाइम फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज बताएं, नहीं है तो फिर हम डेटा वैलिडेशन की तरफ मूव करें। जी कंफर्म कर देते हैं सारे क्वेश्चंस के बारे में प्लीज। जी अतर, आपको भी सारा कुछ क्लियर है? हेलो अतर, आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक अतर शायद कहीं और है। एनीवेज, सो हम लोग जो है वो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है डेटा वैलिडेशन।
ले जी। सो सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि डेटा वैलिडेशन होती क्या है। सो डेटा वैलिडेशन इज कि आप किसी फील्ड के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर एक कोई एंट्री करते हैं और वो जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है वो उस डेटा को वैलिडेट करता है कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, और अगर वो ठीक हो तो वो आपको एंट्री अलाउ करता है या सेव करवाने देता है या सबमिट करने देता है। अगर वो उसके एक सर्टेन क्राइटेरिया को मीट नहीं करती तो उसको सेव करवाने नहीं देता या आपको फर्दर प्रोसेस नहीं करने देता। एग्जांपल इसकी क्या है, आप गूगल जीमेल का अकाउंट साइन अप कर रहे हैं और आप ईमेल की फील्ड में अगर नंबर लिख देते हैं और @gmail नहीं लिखते तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह डेट है, डेट की फील्ड में आप लेट से ईआरपी के अंदर एंट्री कर रहे हैं और डेट की फील्ड में आपने एबीसी लिख दिया तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको कहेगा कि यहाँ पे सिर्फ आप डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको एक उसने एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे @etc etc.com आना चाहिए। इस तरह की चीजें जो है वो आप इन सबको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट वेब पेजेस पे डेटा वैलिडेशन यूज होती है। एक्सेल के अंदर आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं उसको भी आप वैलिडेट कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास डेटा वैलिडेशन का फीचर जो है वो एक्सेल के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है जी। सो मेरे पास ऑफिस 365 है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन काफी छोटा बटन इन्होंने कर दिया। पुराने वर्जन में डेटा वैलिडेशन की पूरी बार होती थी। एनीवेज, सो हम ये देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल। सो डेटा वैलिडेशन की मैंने विंडो जब ओपन किया मेरे पास सेटिंग्स आ रही हैं, इनपुट मैसेज आ रहा है, एरर अलर्ट आ रहा है, और सेटिंग्स में वो मुझे पूछ रहा है आपकी वैलिडेशन का क्राइटेरिया क्या है। सो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि एनी वैल्यू जो है वो अलाउड है। अब जो मेरे पास ऑप्शंस है, मैं किसी सेल के अंदर वैलिडेशन कर सकता हूँ होल नंबर की। ठीक है जी। होल नंबर का मतलब वो कंप्लीट नंबर होगा, वो जीरो से लेके कहीं पे भी जा सकता है और वो डेसिमल या फ्रैक्शन के अंदर नहीं होगा। डेसिमल मैं चेक करवा सकता हूँ कि मैं जो एंट्री करूँ वो सिर्फ वो डेसिमल की हो। कोई लिस्ट दे सकता हूँ, इसी तरह डेट बता सकता हूँ, कोई टाइम बता सकता हूँ, टेक्स्ट की लेंथ हो सकती है यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ABC 1 2 3 स्पेस 4। सो एबीसी ABC 1 2 3 स्पेस 4 के अंदर करेक्टर्स हैं 3 और 3 6 करेक्टर ही हैं, स्पेस भी एक करेक्टर है और 4 फिर एक करेक्टर है, तो इसके अंदर 8 करेक्टर्स हैं। तो बेसिकली वही चीज जो आप लेंथ के फॉर्मूला से चेक करते हैं। तो हम ये चीज इस चीज की वैलिडेशन लगा सकते हैं कि मैं इधर जो भी एंट्री कर रहा हूँ इधर जो भी एंट्री कर रहा हूँ वो इतने नंबर ऑफ करेक्टर्स होने चाहिए, यानी जो उसकी टेक्स्ट लेंथ कम से कम इतनी होनी चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेल आपको एरर दे देगा। ठीक है जी। जी। सो वैलिडेशन के जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं उसमें होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है और कस्टम है। सो हम डिफरेंट चीजों को टेस्ट करते हैं। सो हम कहते हैं लेट्स से हम होल नंबर की बात करते हैं। सो मैंने ये फील्ड है मेरी, और मैंने होल नंबर लिया और मैंने कहा कि जनाब होल नंबर्स कैन बी बिटवीन, शुड नॉट बी बिटवीन, इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू। और मैं लेट्स से कहता हूँ बिटवीन 1 से लेके सिर्फ 9 के दरमियान हो, इसके अलावा ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो ये मुझे
एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं 1 लिखूंगा तो उसके लिए ओके है, 9 लिखूंगा ओके है, 8 ओके है, 11 सो 9 तक ओके है, उसके अलावा ओके नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह हम ये कहते हैं कि डेसिमल शुड बी बिटवीन 0.5 से लेके 0.8 तक हो, उसके अलावा ना हो। तो 1.3 नहीं एक्सेप्टेबल, 0.3 नहीं एक्सेप्टेबल, 0.6 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपने 0.5 से लेके 0.8 के दरमियान बताया था। ठीक है जी। सो होल नंबर, डेसिमल, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है जी लिस्ट। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। लिस्ट की सोर्स जो है वो आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट से आप कहें जनाब मैंगो, एप्पल्स और ग्रेप्स, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट अपीयर होना शुरू हुई है मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स की। ऑब्वियसली अब आप इस लिस्ट के अलावा यहाँ से कुछ चूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बनाना, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा जी इसकी जो वैलिडेशन क्राइटेरिया आपने डिफाइन किया वो मैच नहीं करता, वैल्यू उसके साथ मैच नहीं करती। अच्छा, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज की लिस्ट को आप इधर भी डिफाइन कर सकते हैं, ये। ठीक है जी। सो अब आपके पास यहाँ से आ रही है लिस्ट। लेट से इसको मैं बनाना कर देता हूँ, तो मेरी लिस्ट के अंदर भी बनाना हो गया। एक लिमिटेशन इसकी ये है कि आप अपने लिस्ट जब अपडेट करते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती, ऑल्दो वो लिस्ट जरूर अपडेट हो जाती है। जैसे कि ऑरेंज के केस में मैं लिखता हूँ कीवी, तो या सॉरी बनाना की जगह पे मैं लिखता हूँ एप्पल, तो एप्पल जब मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे एप्पल नहीं आया, ऑल्दो जब मैं अपनी लिस्ट खोलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एप्पल आ रहा है। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके अलावा मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रेप फ्रूट, अच्छा, सो ग्रेप फ्रूट ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट का पार्ट नहीं बना। ठीक है जी। इसका तरीका ये है कि मैं इस लिस्ट को कोई नाम दे दूं और इसको टेबल, इसको मैंने टेबल कन्वर्ट कर लेना है। और अब ये एक डायनामिक रेंज बन गई है। और डायनामिक रेंज का मतलब ये है कि मैं जब भी इसके अंदर कोई चीज लिखूंगा तो वो, ये देख रहे हैं आप, इसको आपको इसका एंड नजर आ रहा होगा, बॉटम राइट के ऊपर एक छोटा सा एरो आ गया। सो कोई फ्रूट फॉर एग्जांपल पीच, मैंने पीच लिखा तो देखें पीच जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन गया इस लिस्ट का। ठीक है जी। जबकि नॉर्मल केस में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी जो डेटा वैलिडेशन दी हुई है उसके अंदर अब हमने सोर्स अपना चेंज करके ये टेबल ले लेना है। अच्छा जी, ये तो सारी आ गई। सो अब लेट्स से मैं चेक करता हूँ फ्रूट 2, ये इस लिस्ट का पार्ट बन गया क्या, बट क्या यहाँ पर भी फ्रूट 2 आ रहा है, ये देखें। सो टेबल के केस में आपकी वो चीजों को अपडेट कर रहा है। ऑल्दो आप जब इसको खोलेंगे तो उसने क्या किया हुआ, ये देखें आपके इसने G10 को भी उसका पार्ट बना दिया। ठीक है जी। एक ये तरीका भी है। उसके अलावा एक तरीका ये है कि मैं इसको, एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट और टेबल 1 के अंदर से मुझे फ्रूट्स का कॉलम चाहिए और इन्वर्टेड कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास, इस पूरे को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेश कर दूंगा। बस अभी भी वही लिस्ट आएगी मेरे पास और अपडेट भी होगी। दोनों के अंदर फर्क ये है कि इसके केस में मुझे यहाँ पे पता लग जाता है कि मैंने किस टेबल का कौन सा कॉलम उठाया हुआ है, और दूसरे केस में मुझे ये चीज नहीं पता लग रही, ऑल्दो दोनों यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली सेम है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद डेट, ऑब्वियसली डेट में आप डेट बाहर लिख के भी बता सकते हैं और यहाँ पे भी लिख लें बेशक। ठीक है जी। सो लेट्स से मैं कहता हूँ 1 जनवरी
22 और 31 जनवरी 22। ठीक है जी। तो अब मैं लेट से यहाँ पे 1 फरवरी 2022 लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, और 1 जनवरी 2022 या उसके दरमियान की कोई, क्योंकि मैंने बिटवीन की ऑप्शन ली हुई है, सो मैं कहता हूँ 10 जनवरी 2022 तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास टेक्स्ट टाइम है, टेक्स्ट की लेंथ है, टाइम मैं नहीं कर रहा, टेक्स्ट की लेंथ है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट की लेंथ जो है वो मेरे पास बिटवीन भी हो सकती है। सो वही क्राइटेरिया है सारे जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम लेट से कहते हैं कि जी इक्वल टू होनी चाहिए 10 कैरेक्टर्स, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो 1 2 3 एक्सेप्ट नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 कैरेक्टर हैं, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुए। रीट्राई करते हैं और एक कैरेक्टर और ऐड करते हैं तो 10 कैरेक्टर हो गए, ये उसने एक्सेप्ट कर ली है। अगर मैं 11 करता हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि मैंने इक्वल टू बताया। ठीक है जी। अच्छा जी, पीछे रह गया बाकी कस्टम। कस्टम के हम यूज केसेस डिस्कस करते हैं। और एक आपको लिमिटेशन इसकी और बता दूं कि मैंने यहाँ पे ये कोई भी नंबर लिखा है जो कि 10 से कम है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो मेरी वैलिडेशन को उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। सो इसकी एक लिमिटेशन ये है कि आप इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो ये आपको कोई भी एरर नहीं देता। इसको हल करने का एक तरीका तो आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सो बेसिकली यही इसका सोल्यूशन है कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर दें, फिर आपका जो है ना वो आप अपनी जो डेटा एंट्री है उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी शीट के ऊपर, वो फिर कॉपी पेस्ट भी नहीं करने देता। उसके अलावा वीबीए के कोड्स आते हैं जो कॉपी पेस्ट को स्टॉप करते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा एक हमारे पास डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनती है। सो मेरे पास ये फ्रूट्स की लिस्ट है और मेरे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स की लिस्ट में बनाता हूँ। और वेजीज में मेरे पास लेट से कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, कोरिएंडर आते हैं। ठीक है जी। इस टेबल को हम नाम दे देते हैं फ्रूट्स और इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं और इस टेबल को नाम दे देते हैं वेजीज। और एक लेट से हम कहते हैं हमारे पास कलर्स हैं और कलर्स में ब्लैक, पिंक, ब्लू और मरून और वाइट हैं। और इसको भी हम, इस टेबल को हम नाम दे देते हैं। सो इस टेबल को हमने नाम दे दिया कलर्स का, इसको हमने नाम दे दिया वेजीज का और इसको हमने नाम दे दिया फ्रूट्स का। सो बेसिकली मेरे पास 3 लिस्ट हैं और 3 लिस्ट को हमने नाम दे दिए डिफरेंट। और एक मेरे पास मैं लिस्ट बनाता हूँ अपनी नई लिस्ट। और सो लेट से मैं कहता हूँ डेटा वैलिडेशन में गया, मैंने लिस्ट बनाई और मैंने लिखा फ्रूट्स, वेजीज और एंड कलर्स। सो बेसिकली मैंने जो डिफरेंट लिस्ट बनाई है उनके मैंने नाम भी ये रखे थे। ठीक है जी। और उन लिस्ट को ही मैंने एक और लिस्ट के अंदर पॉपुलेट करा लिया इन 3 लिस्टों में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया जनाब फ्रूट। ठीक है जी, इज इक्वल टू G14 इनडायरेक्ट G14। तो मेरे पास ये लिस्ट पॉपुलेट हो जाती है। इसको मैंने कॉपी करना है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके पेस्ट कर देना। सो ले जी। सो
ये मेरे पास जब फ्रूट सिलेक्ट है तो फ्रूट की लिस्ट आ गई है, जब मैंने वेजिटेबल सिलेक्ट किए तो वेजिटेबल्स की लिस्ट आ गई, जब कलर सिलेक्ट किए तो कलर्स की लिस्ट आ गई है। सो ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये वाली जो लिस्ट है। अच्छा, एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने ब्लू किया और जब मैं फ्रूट करता हूँ तो ऑल्दो फ्रूट खुद से चेंज नहीं हो रहे, मुझे वो लिस्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ये सेम वही प्रॉब्लम है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। मे बी माइक्रोसॉफ्ट इसको जो है वो फ्यूचर के अंदर सही कर दे। सो हमने किया बेसिकली ये है कि हमने 3 लिस्ट बनाई है, उन 3 लिस्ट को 3 नाम दे दिए हैं। सो बेसिकली ये तो मेरी अपनी, सो मैंने इस टेबल को नाम दिया फ्रूट्स का, इस टेबल को नाम दिया वेजिस का, इस टेबल को नाम दिया कलर्स का। और मैंने बेसिकली क्या किया है, ये मैं यहाँ पर लिस्ट ना भी बनाऊं तो मैं इस लिस्ट को कभी भी रेफर कर सकता हूँ इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा के। मेरे पास फ्रूट्स हैं, मैंने इस फ्रूट्स को यहाँ पे पॉपुलेट करा लिया। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट मेकिंग डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट्स। अच्छा जी, कस्टम की एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं एक कॉलम के अंदर डुप्लीकेट डेटा एंट्री ना कर सकूं। सो लेट्स नोट दिस डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट्स। सो मेरे पास ये रेंज है और मैं ये चाहता हूं कि इस रेंज के अंदर मैं एक चीज एक दफा लिखूं और डुप्लीकेट ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी। सो मेरे पास फॉर्मूला होगा जनाब, काउंट दिस काउंट इफ ये रेंज है और ये क्राइटेरिया। इस रेंज को मैं कर देता हूँ जी फिक्स, और लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे हमाद और यहाँ पे भी लिखा हमाद। सो ये आ गया। तो मैंने काउंट इफ हमाद को किया है, ये 2 आ गए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको लगाता हूँ इज लेस देन इक्वल टू 1। ये फॉल्स हो गया, जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये अब ट्रू हो गया। सो इसको मैंने कॉपी किया और डेटा वैलिडेशन लगाई कस्टम में, मैंने ये फॉर्मूला बताया, ओके किया। नहीं जी, अब मैं यहाँ पे हमाद लिखता हूँ, ये फॉल्स हो गई है। सो अब हम चेक करते हैं कि हमारी डेटा वैलिडेशन, हाँ क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन अभी लगी नहीं है, मैंने सिर्फ इस सेल में लगाई है। इधर से लाके इस तरह पेज स्पेशल में आप जाके वैलिडेशन भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने फॉर्मेट्स पेस्ट करने सीखे थे, या अदरवाइज जी ऐसे ही आपको यही करना पड़ेगा। तो मैंने वैलिडेशन पेस्ट किया और अब मैं हमाद लिखता हूँ तो मुझे हमाद एंटर नहीं करने दे रहा, क्योंकि मैंने कंडीशन ये लगाई हुई है कि वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है जी। मैं जैन लिखता हूँ, मुझे लिखने देगा, जैन को दूसरी दफा लिख रहा हूँ तो मुझे डुप्लीकेट नहीं करने दे रहा जैन को। ठीक है जी। अच्छा, सो अब हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं इस डेटा वैलिडेशन को, और अब हम कहते हैं कि जनाब इनपुट मैसेज क्या आता है। इनपुट मैसेज हम ये आते हैं, हम लेट से उसकी हेडिंग देते हैं डेटा एंट्री, और मैंने मैसेज दिया यू कैन टाइप अ नेम विद टाइप अ नेम वंस ओनली। ठीक है जी। और एरर अलर्ट में मैंने जाके जनाब इसका टाइटल दिया और इसको मैं कहता हूँ एरर, और एरर मैसेज में देता हूँ डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। ये मैंने खुद डिफाइन कर दिया। ठीक है जी। और इस डेटा वैलिडेशन को मैंने सबके ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। सो अब मैं, ये मेरे पास हेडिंग आ रही है डेटा एंट्री एंड टाइप अ नेम वंस ओनली।
ठीक है जी, मैं अमार लिखा और अमार दोबारा लिखा तो मेरे पास एरर आ गया, जो मैंने हेडिंग लिखी एरर की वो आ रही है, और डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और हम देख लें कि ये जो स्टाइल है इसका, ये आपके पास 3 किस्म के स्टाइल है, स्टॉप है, वार्निंग है और इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। सो वार्निंग के केस में वो हमें वार्निंग देता है, और इसको पेस्ट करते हैं वैलिडेशन को। तो उसने वार्निंग दे दी है और वो कहता है डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। ठीक है जी। मैं कहता हूँ यस, तो उसने मुझे एंट्री करने दी है। ठीक है। बट जब मैंने हमाद लिखा तो उसने मुझे पूछा कि, और बाय डिफॉल्ट नो को सिलेक्ट किया हुआ है कि आपने करनी एंट्री या नहीं करनी, तब वो मुझे बेसिकली रीट्राई वाली ऑप्शन पे ले गया। अच्छा जी, तीसरा स्टाइल क्या हो सकता है वार्निंग के अलावा, इंफॉर्मेशन का। इसको भी देखते हैं ये क्या करता है। ये बेसिकली हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा और यस नो की ऑप्शन नहीं देगा। सो अब हम लिखते हैं दोबारा हमाद, तो वो कहता है जी डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, ये उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी, आप ओके करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, और बाय डिफॉल्ट ओके ही सिलेक्टेड है। ठीक है जी। सो ले जी, ये है डेटा वैलिडेशन, ये हमने डुप्लीकेट्स देखा। सो हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपने किसी फील्ड के अंदर, लेट से हमने ईमेल एड्रेस चेक करवाना है, तो @gmail.com। सो इसके लिए कंडीशन मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इसके अंदर @ और .com भी हो। ठीक है जी। सो अगर मैंने सिर्फ जीमेल के आईडी चेक करवाने हैं तो मैं कंडीशन ये भी लिख सकता हूँ कि जीमेल के आईडीज ही हो सिर्फ इसमें, तो मैं करूंगा फाइंड, ठीक है जी, फाइंड टेक्स्ट @gmail.com विद इन टेक्स्ट दिस एंड स्टार्ट नंबर। बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं हम इसको, और ये कर देते हैं, तो इसमें 7वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है जी। मैं कहता हूँ zain@yahoo.com, और इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो इसने मुझे एरर दे दिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है ट्रू और फॉल्स के अंदर। ठीक है जी, ताकि हम अपनी डेटा वैलिडेशन चला सकें। सो ट्रू और फॉल्स का मतलब है, मैं यहाँ पे कहता हूँ इज नंबर, आ रहा है मेरे पास ये नंबर है और ये नंबर नहीं है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। तो मैं इससे पहले लगा देता हूँ इज नंबर, और तो ये नंबर है और ये नंबर नहीं है। लें जी, तो हम यहाँ पे ये वाली लिस्ट बनाते हैं अपनी लेट से। ठीक है जी, और इसको हम ले लेते हैं इधर। सो अब बेसिकली ये खाली इस नंबर नहीं हो रहा, वो पहले फाइंड करता है @gmail.com, उसको मिल रहा है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है जी। तो मैं इस सेल पे गया और मैंने जाके इस पे कस्टम सेलेक्ट किया और फॉर्मूला ये वाला बता दिया, ओके। और इसको वैलिडेशन को मैंने सबके ऊपर पेस्ट कर दिया यहाँ। नहीं जी, मैं लिखता हूँ zain@yahoo.com। नहीं जी, उसने एरर दे दिया है। एरर मैसेजेस और एरर का स्टाइल मैं अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता हूँ, zain@gmail.com हो गया। नहीं जी, सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वैलिडेशन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट लगा लूँ, और वो ये हो कि कोई भी ईमेल एड्रेस में लिख सकूँ, सिर्फ जीमेल का ना हो। कोई भी ईमेल एड्रेस लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, कोई भी ईमेल एड्रेस लिखने के लिए मुझे करना पड़ेगा जनाब फाइंड। तो मुझे 2 कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि उसके अंदर @ भी हो और .com भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है जी। तो फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करूंगा, @ विद इन टेक्स्ट, लेट से हम इसकी बात करते हैं, ओके। और इसको हम कहते हैं, सो यहाँ पे मैं अगर ABC ऐड लिखता हूँ, अच्छा इसकी वैलिडेशन अभी हम रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ से मैंने ये क्लियर कर दी, ओके। येलो पे से मैंने क्लियर कर दी हैं, तो मैं लिखता हूँ @ABC,
तो ये इसको एबीसी मिल गई, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह abc.com लिखते हैं हम, तो सेम वही फॉर्मूला, फाइंड और @ के बजाय .com, और इस सेल के अंदर ये भी उसको मिल गया। इसको ट्रू फॉल्स में हमने कन्वर्ट करना है, और इसको हम कह देते हैं इज नंबर, और इसको भी कह देते हैं इज नंबर। तो ये दोनों ट्रू हैं, और हम कहते हैं एंड दिस इज इक्वल टू ट्रू एंड दिस इज इक्वल टू नहीं जी, ये दोनों ट्रू हैं, तो ये ट्रू है। सो मैं लेट्स से यहाँ पे से .com हटा देता हूँ, तो ये देखेंगे एक फॉल्स हो गया, तो दोनों ट्रू नहीं हो रही, तो ये फॉल्स हो गया। सो दोनों चीजें पूरी होना जरूरी है। इस फॉर्मूले को हम स्टिच कर लेते हैं, इसको इसका पार्ट बना दें। सो रेड की जगह पे रेड का फॉर्मूला, और ब्लू की जगह पे ब्लू का फॉर्मूला लें जी। तो ये सारी इस पे लगी हुई है, इस पे जाके हम लोग डाटा वैलिडेशन डिफाइन कर देते हैं कस्टम में जाके। ओके जी, और इसकी वैलिडेशन को हम पेस्ट कर देते हैं। लें जी, सो अब मैं .com लिखता हूं, तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। अच्छा, आप एक चीज देखें कि वो ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव को खत्म करने के लिए भी हम लोग डेटा वैलिडेशन बना सकते हैं, कि फिर हमें और की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो अपर और लोअर करके चेक करेंगे हम लोग उसको बेसिकली ना। सो ये जो मैं उठवा रहा हूँ रिजल्ट, सो ये वाला, सो मैंने चूंकि यहाँ पे छोटे लिखे हुए हैं, सो ये जो R9 से डेटा आ रहा है, सो विद इन दिस टेक्स्ट को हम लोग लोअर करके उठवा सकते हैं। तो फिर अगर मैं कैप्स भी लिख दूंगा तो उसको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम जिससे मैच करवा रहे हैं वो लोअर है, तो मैं उधर से जो उठवाऊंगा उसको भी लोअर कर दूंगा, तो वो मैच होता रहेगा, तो अपर और लोअर केस का इशू हमारा खत्म हो जाएगा। एनीवेज, तो ये मैंने लिख दिया abc.com। ले जी, अब हम ट्राई करते हैं जो हमने बनाई है। सॉरी जी, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल था, सो लेट्स गो बैक। सो hamad@yahoo.com, ये देखिए उसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरह मैं लिखता हूँ hamad@gmail.com, तो ये भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। सो दोनों चीजें उसके लिए एक्सेप्टेबल है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ zain@abc.com, बट जब मैं लिखूंगा hamad@abc.co.uk, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने .com के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है। ले जी, दिस इज ऑल अबाउट डेटा वैलिडेशन फ्रॉम माय साइड। कस्टम फंक्शंस जो हैं वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपने कैसे डिफाइन करने हैं। सो आप बेतहाशा कस्टम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी के, जिस तरह का भी आपने डेटा वैलिडेट करवाना है। जरूरी चीज ये है कि आपने जो डेटा वैलिडेट करवाना है, आपका जो कस्टम फंक्शन है, उसका रिजल्ट आपको ट्रू और फॉल्स के केस में अचीव करना पड़ेगा। ट्रू के केस में अगर उसका रिजल्ट ट्रू होगा, डेटा वैलिडेशन जो है वो डेटा को एंटर करने देगी, और अगर उसका रिजल्ट फॉल्स होगा तो डेटा वैलिडेशन उसके ऊपर आपको एरर देगी। हमारा आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो प्लीज शेयर कर दें। मैं कर देता हूँ, सॉरी। नहीं जी, तो जैन बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे थे कि अब हमने जो डेटा वैलिडेशन बनाई है, इससे पीछे तो आप लोगों को सारा समझ आ गया ना। अच्छा, सो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि hamad@yahoo.com हम लिख रहे हैं और hamad@gmail.com लिख रहे हैं, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, क्योंकि हमने कंडीशन ये लिखी हुई है कि उसमें @ और .com होना चाहिए। सो याहू और जीमेल से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा वैलिडेशन। जो हमने डिफरेंट चीजें उसके अंदर देखी हैं, और कस्टम फंक्शंस जो हैं वो भी हमने देखे हैं। और कस्टम फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप
कस्टम फंक्शन को ट्रू और फॉल्स के सिनेरियो में डिफाइन करेंगे कि आपका जो कस्टम फंक्शन है उसका रिजल्ट इट शुड आइदर बी ट्रू और फॉल्स आपने डिफाइन करना है। जैसे हमने इसके केस में उसको नंबर के इस नंबर का फॉर्मूला लगा के ट्रू फॉल्स किया, और इसी तरह यहाँ पे हमने उसको काउंट इफ लगा के किया। ये आपकी क्रिएटिविटी, आप उसको किस तरह से ट्रू और फॉल्स के रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, सो फॉल्स होगा तो डेटा वैलिडेशन नहीं चलेगी, ट्रू होगा तो डेटा वैलिडेशन चल जाएगी। ले जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो प्लीज बता दें। अच्छा, वो एक चीज़ बता देना यार, वो आपने एक टेबल बनाया था जिसमें आप सिलेक्ट करते थे कि फॉर एग्जांपल 2 इयर्स ग्रेस पीरियड या 1 ईयर ग्रेस पीरियड, इसमें आप वो टेबल में सिलेक्ट करते तो जी ऑटोमेटिकली वैल्यू। जैन आपकी आवाज कट गई है। टेबल के अंदर क्या करते थे? मैंने कहा वो आपने बताया था ना, जैसे ये एक टैब बन जाता है जिसमें आप कहते हैं ग्रेस पीरियड, फॉर एग्जांपल लोन का 2 इयर्स लिखूं या 3 इयर्स लिखूं, उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होता था इंटरेस्ट। वो उसकी एक ऑप्शन वो कैसे क्रिएट की जाती थी, वो जरा थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज। नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ जैन। ये देखें, आपने इधर लिखा है ना वेजी, जैसे ये कलर्स जी जी है वेजिटेबल, ये टेबल बनाया हुआ है आपने। जी जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लैक के आगे कोई वैल्यू होगी ना, कि ब्लैक लिखा गया तो ये वाली वैल्यू आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो जो हम उसके अंदर कर रहे थे, जो गैंट चार्ट बनाया हुआ था उसके अंदर जो कर रहे थे। जैन आवाज क्लियर नहीं है। जो हेलो जी, जैन आवाज आ रही है आपको? जैन आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो। अब आई है। अब आई है जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपने एक चीज़ बताई थी सेशन के अंदर, आप सिलेक्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस होती हैं आपके पास, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक टेबल आप बना देते थे ऊपर, उसका वो एक कर्सर आ जाता था, उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उसमें से आप सिलेक्ट करते थे, वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू उठा के वो रिजल्ट शो कर देता था। जी जी, जैन बेसिकली वो टेबल तो बड़ा सिंपल है। वो बेसिकली वहां पे हम वी लुकअप यूज करते हैं। ठीक है जी। सो लेट से मैं कहता हूँ जी ब्लैक की वैल्यू 2 है, इसकी 23 है, इसकी 40 है, इसकी 51 है, इसकी 52 है। ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ पे अपनी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ, और मैंने ये लिस्ट बना ली अपनी। ओके, ठीक है जी। तो अब मैं बेसिकली इस पे लगूंगा वी लुकअप इसी से। तो मैं जब यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सिलेक्ट करूंगा तो इसकी आ जाएगी, ये सिलेक्ट करूंगा तो इसकी आ जाएगी। इस 23 को मैं किसी फॉर्मूला में भी यूज करा सकता हूँ, मैं इधर ना लिखूं, किसी और फॉर्मूला में यूज ठीक कर। है, ओके। ठीक है, तो बेसिकली वी लुकअप है वो। हाँ हाँ ठीक है, बेसिकली ये डाटा वैलिडेशन में जाके आता है। नहीं, ये तो अपना आइडिया मतलब ना ये जो आपका। ड्रॉप डाउन ये लिस्ट, तो ये जी जी, ये नहीं ड्रॉप नहीं, डाउन ये जो लिस्ट। पिंक आपने, जी जी, हाँ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा ये वैलिडेशन जो की आप आ है। रही, जी ऐसी है, ऐसी है। ओके ओके ओके, ठीक ये हो गया, अगर थैंक आपसे यू। मिस हो गया ना, तो ये हमने डिस्कस किया बड़ी डिटेल के अंदर कि आपने लिस्ट कैसे बनानी है, डिपेंडेंट लिस्ट कैसे नहीं बनानी नहीं, है। मुझे मुझे थोड़ा सा रिकॉल करना चाह रहा था कि ये पहले हमने किया हुआ है, तो फिर दोबारा आपने ये डाटा वैलिडेशन करवाई है, तो मैं जरा वो हो गया था कंफ्यूज कि फिर वो पहले वाला कोई और फॉर्मूला था या किसी और पैटर्न नहीं पे नहीं, होती थी वो तो चीज। यही बस थी, ये क्लियर करना था, यही थी। लेकिन डेटा यही सी वैलिडेशन बात। जो है ना, वो हमने उस दिन तो कोई क्वेश्चन था किसी का, तो हमने उसकी वजह से उसको टच कर लिया था। डिटेल के अंदर हमने आज ही डिस्कस किया, और हमारे सेशन के अंदर आज ही डिस्कस हुई है। ठीक क्योंकि उस दिन हमने ठीक हो गया, असल ठीक हो इसमें जो गया। चीज है ना सीखने वाली, जो मुझे लगता है वो एक तो ये लिस्ट है आपकी, और दूसरा जो आपने कस्टम हम्म फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं ना, वो असल चीज सीखने वाली है। हम्म, कि ये बाकी तो बड़ी ठीक हो गया, बेसिक सी ठीक हो चीजें गया। हैं, कि एक करेक्टर की लेंथ इतनी हो, हम्म। ये हो वो हो। अब मैंने डुप्लीकेट्स को रोकना है, मैंने
ईमेल एड्रेस वैलिडेट करना है, मैंने और कोई चीज वैलिडेट करनी है। सो ये चीजें जो है ना वो ज्यादा मेरा ख्याल है यूजफुल है बजाय इसके के नंबर के और उन चीजों के। ठीक है, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। हिना, आपका कोई क्वेश्चन है? थैंक यू, थैंक यू। जी हिना, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज? ओके, ठीक है जी। सो इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस जो हैं उनको देखें दोबारा, और एक्सेल की शीट भी आप लोगों के साथ शेयर है, उस पर प्रैक्टिस करें। और अब तो वीडियोस जो है ना वो हमने यूट्यूब पे भी डाल दी हैं, वो आप लोगों के साथ प्राइवेटली शेयर है। आप लोग के पास जो लिंक है ग्रुप के अंदर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो के ऊपर चले जाएंगे। सो वो देखने की ईज भी वहां पे क्रिएट होगी आपके पास यूट्यूब पे। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ओके, ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।